नमस्कार दोस्तों, वक्त चला है शाम की सभी ताजा बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। अग्निपथ के बाद अब पूरे देश में लागू की जाएगी केंद्र सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना। दोस्तों, दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत स्थिर बताई गई है। दोस्तों, धन संशोधन मामला ED का महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के खिलाफ नया समन जारी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ फेरी वालों की याचिका पर कल करेगा सुनवाई। दोस्तों, राहुल गांधी से ED की अब तक 40 घंटे पूछताछ, मंगलवार को फिर बुलाया। दोस्तों, आजम खान ने डिप्टी CM मौर्य के अब्दुल्ला वाले बयान पर किया पलटवार, कही है कुछ बड़ी बातें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अग्निपथ योजना का मामला, नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग। दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा की धमकी के तार दुबई से जुड़े होने की जांच कर रही पुलिस। जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। बात करेंगे इन सभी खबरों की एक विस्तार से, लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के WhatsApp Facebook पर शेयर कर दीजिए। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली सभी बड़ी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें अग्निपथ के बाद अब पूरे देश में लागू की जाएगी केंद्र सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना। दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर अभी देश भर में विरोध प्रदर्शन थमा नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार फिर एक योजना पूरे देश में लागू करने जा रही है। इस साल के अंत तक पूरे देश में योजना लागू कर दी जाएगी। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने फैसला किया है कि उसकी स्वास्थ्य बीमा योजना ESI साल 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू होगी। फिलहाल ये योजना पूर्ण रूप से 443 जिलों और आंशिक रूप से 153 जिलों में लागू है। कल 148 जिले अभी ESI योजना के दायरे में नहीं आते हैं। दोस्तों, श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इस साल के अंत तक ESI योजना के तहत आंशिक रूप आने वाले और अभी इसके तहत नहीं आने वाले सभी जिलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJEY के MIMP संशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी और TAP अस्पतालों को सूचीबद्ध करके नए DCBO औषधालय सहसाधा कार्यालय की स्थापना के माध्यम से चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा ESIC ने देश भर में 23 नई 100 बेड वाले अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, रविवार को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ESI की 188वीं बैठक में देश भर में चिकित्सा सुविधा और सेवा आपूर्ति तंत्र का विस्तार करने का फैसला किया गया है। बैठक में ESI योजना को इस साल के अंत तक पूरे देश में लागू करने का निर्णय कर लिया गया। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत स्थिर बताई गई है। दोस्तों, दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को सोमवार को यहां स्थित LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैन फिलहाल धन संशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है। जैन 57 वर्ष के हैं और ED ने धन शोषण रोकथाम कानून PMLA के तहत गत 23 मई को गिरफ्तार किया था। दोस्तों, सूत्र ने कहा कि उन्हें पहले तिहाड़ जेल में GB पंत अस्पताल में लाया गया, फिर उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है। केजरीवाल सरकार में जैन बिना किसी विभाग के मंत्री हैं। ED उनके खिलाफ कथित हवाला सौदे के मामले में PMLA के तहत जांच कर रही है। गत अप्रैल में ED ने जैन परिवार की कंपनियों की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया था। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ फेरी वालों की याचिका पर कल करेगा सुनवाई। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय फेरी वालों के संघ की उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुर इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम NDMC ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान फेरी वालों की दुकानें और रेहड़ी पटरी लगाने के स्थान को ढा दिया गया। न्यायमूर्ति सिटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की अवकाशकालीन पीठ ने संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलोनी गोंजल्विस की दलीलों पर ध्यान दिया कि इस मुद्दे पर अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। दोस्तों, सत्र अदालत उत्तर प्रदेश के कानपुर और प्रयागराज में इमारतों को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ मुस्लिम निकाय जमीयत उलमा हिंद द्वारा दायर याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। मुस्लिम निकाय ने इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुर इलाके में इमारतों को गिराने के मुद्दे पर एक और याचिका दायर की थी। इससे पहले न्यायालय ने 16 जून को उत्तर प्रदेश सरकार और उसके नगर निकायों प्रयागराज और कानपुर को उन दलीलों को जवाब देने के लिए कहा जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम दंगों के आरोपियों के घरों को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था।
इसके साथ न्यायालय ने भी कहा था कि सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए और अधिकारियों को कानून प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना चाहिए। एनडीएमएससी ने 20 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया था और हनुमान जयंती पर इलाके में सांप्रदायिक झड़पों के कुछ भी दिनों बाद एक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। हालांकि इस ध्वस्तीकरण अभियान को उसी दिन शीघ्र अदालत ने रोक दिया था। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी से ईडी की अब तक 40 घंटे की पूछताछ, मंगलवार को फिर बुलाया। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में सोमवार को 40 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद मंगलवार 21 जून को 5वीं बार परिवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ये रिपोर्ट न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से प्रकाशित की है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी हॉस्पिटल में छुट्टी मिल गई। उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जून को तलब किया है। दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में सोमवार को चौथी बार परिवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश हुए। ईडी की इस कार्रवाई को कांग्रेस ने ग्लो एंड लवली योजना करार दिया है। ईडी ने राहुल गांधी को 17 जून को फिर से पेश होने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी की बीमारी का हवाला देते हुए ईडी से अपने पूछताछ स्थगित करने का अनुरोध किया था। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से कोलकाता स्थित डोकेस मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कुछ लेन देन के बारे में पूछताछ की गई। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर एजेंसियां दबाव बना रही हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल हुए हेमंत बिस्व शर्मा और अन्य जैसे नेताओं के पीछे कोई ईडी या सीबीआई नहीं है। ये उनके लिए ग्लो एंड लवली योजना है। कांग्रेस ने कहा कि ईडी कार्रवाई और अग्निपथ के खिलाफ जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें निर्धारित जगह पर जाने से रोक रही है। कांग्रेस को जंतर मंतर पर विरोध करने की अनुमति दी है, लेकिन 1000 से अधिक लोगों के साथ ही इसकी अनुमति है। आधिकारिक तौर पर सोमवार को इसकी जानकारी दे दी गई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़से ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं ताकि जो युवा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ उसकी दूसरी जगह पर विरोध कर रहे हैं उनकी दिशा को भटका दिया जाए। 13 जून को राहुल की ईडी के सामने पेशी से नाराज कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतर आए थे। यहां तक कि कई नेताओं को दिल्ली पुलिस की हिरासत में भी रहना पड़ा था। सोनिया गांधी भी इस मामले में 23 जून को तलब किया जाएगा और वे कोविड से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के साथ अस्पताल में भर्ती हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कहा है कि कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ स्वागत किया था। वे फिलहाल राहुल गांधी के मामले में विरोध क्यों हो रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तलब किए जाने पर टीएमसी ने कहा था कि कानून को अपना काम करना चाहिए। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोषाल ने कहा था, जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोयला चोरी के मामले की जांच के तहत केंद्र एजेंसी के अधिकारियों से पूछताछ की थी, तो कांग्रेस ने भी यही रुख अपनाया था। दोस्तों, के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें आजम खान ने डिप्टी सीएम मौर्य के अब्दुल्ला वाले बयान का किया पलटवार। दोस्तों, लोकसभा उपचुनाव 2022 को लेकर रामपुर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मतदाताओं को रुझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में उतर आए हैं। इसी कड़ी में सपा के कद्दावर नेता आजम खान सोमवार को रामपुर के ईदगाह गेट पर एक जनसभा को संबोधित किया। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। वहीं नुपुर शर्मा की कथित रूप से विवादित टिप्पणी पर कहा था कि पैगंबर इस्लाम की शान में तौहीन कर हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। किसी भी धर्म की तौहीन करने वाला कभी गुरु नहीं बन सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अब्दुल्ला वाले बयान पर आजम खान ने कहा है कि वे खैरात और भीख के नंबर बांट कर उससे डिप्टी सीएम यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। वे अपने ही भगवान की तौहीन करके आगे गया। उसने कहा कि अब्दुल्ला राज नहीं करेगा, राम राज रहेगा। अब्दुल्ला को तो जिल्लत मिलेगी, लेकिन कंस के घर की किड़सा पैदा होगा। आएगा वो दिन, ये राम की तौहीन है, राम का अब्दुल्ला ने मुकाबला करने की बात कही है। दोस्तों, आजम खान ने कहा कि सड़कें बरस हुकूमत वाले मुकुल एक ऐसा काम नहीं कर सके जो उनकी याद का होता। आगरे का लाल किला बनाया, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ताजमहल बनाया, हमारे किसी काम का नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज बनाई होती तो मुल्क की तरक्की भी होती और हम भी दुनिया में जालिम नहीं होते। ताजमहल के बजाय अगर उस पैसे से यूनिवर्सिटी बनाई जाती तो 100 यूनिवर्सिटी बन जाती। आजम खान ने कहा कि हम विश्व गुरु हैं, पैगंबर इस्लाम की शान में तौहीन कर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। किसी भी धर्म की तौहीन करने वाले कभी धर्म गुरु नहीं बन सकता। विश्व गुरु तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में बहुत जख्म नासूर बनना चाहते हैं। मैं उन पर मरहम लगाना चाहता हूं ताकि जख्म भर जाए। बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के हक में नहीं थे। वो चाहते थे कि वक्त ऐसे ही रहे। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीते रविवार को रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि रामपुर में राम राज आने वाला है, ना कि अब्दुल्ला राज। उन्होंने आजम खान नाम लिए बगैर
उन्होंने आजम खान नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तब आम आदमी का उत्पीड़न होता था और प्रशासन उनकी भैंस की तलाश करता रहता था। दोस्तों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अग्निपथ योजना का मामला, नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए वर्षों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है। इसके लिए संसद की मंजूरी भी नहीं ली गई है। दोस्तों, अग्निपथ योजना 14 जून को घोषित की गई, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को केवल 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। दोस्तों, 4 साल बाद इनमें से केवल 25% युवाओं की सेवा नियमित करने का प्रावधान है। इसी योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को इस साल के लिए बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। दोस्तों, अधिवक्ता MLA शर्मा द्वारा शीघ्र अदालत में याचिका दायर कर 14 जून की अधिसूचना या प्रेस नोट को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है। इसमें आरोप लगाया गया कि 14 जून 2022 को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसद की मंजूरी के बिना और बिना किसी गजट अधिसूचना के केंद्र ने वर्षों पुरानी सेना की चयन प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ की और तीनों सशस्त्र बलों के डिवीजन में भर्ती के लिए योजना लागू कर दी है। दोस्तों, याचिका में इस योजना के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का जिक्र भी किया गया। पिछले सप्ताह शीघ्र अदालत में एक अलग याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन से रेलवे सहित सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित करने का निर्देश लेने का अनुरोध किया था। दोस्तों, याचिका में केंद्र और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा और राजस्थान सरकारों का हिंसक विरोध प्रदर्शनों में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। जहां दोस्तों, इसमें योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेना पर इसके प्रभाव की जांच के लिए शीघ्र अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश लेने का भी अनुरोध किया गया। जहां दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें साध्वी प्रज्ञा की धमकी के तार दुबई से जुड़े होने की जांच कर रही पुलिस, जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा। जहां दोस्तों बता दें भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि इस धमकी के तार दुबई से जुड़े होने की जांच की जा रही है, जल्द ही किसी बड़े खुलासा हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इसी नंबर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू एवं भाजपा कार्यकर्ता अर्पणा यादव को भी धमकी भरा फोन आया था। बता दें कि भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी भरा फोन आया। घटना का ऑडियो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। संसद की शिकायत पर शनिवार को TT नगर थाने पुलिस में अज्ञात व्यक्ति की FIR दर्ज कर ली गई थी। दोस्तों, इन सभी खबरों की सच सबसे तेज पुष्टि नहीं करता है, बल्कि इन सभी खबरों को डेली हंट के माध्यम से आदर्श वेबसाइटों पर दिखाया गया है। आपकी क्या राय इस पूरी खबर को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।